हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 8th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। कौन सा सबक पढ़ेंगे बेटा? सबक नंबर 8। तो सभी बच्चे ये सबक बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपनी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। तो सबक का नाम क्या है बेटा? वो सुबह कभी तो आएगी, जो कि एक सच्ची कहानी है। ठीक है, वो सुबह कभी तो आएगी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा? कि मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है। क्या याद है बेटा? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी की ही हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़ा आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं फिर वही पुरानी हालात में लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर अंदर ही अंदर खून रिसता है। रिसना मतलब बेटा बहना। क्या बोलते हैं? बहना। रिसना मतलब बहना। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। शुरू में ये चकत्ते 1-1 रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब बेटा होती है परेशानी। दिक्कत का मतलब क्या होता है? परेशानी। ठीक होती है। और देखो मेरे पैर में, आगे चलते हैं। छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी जिंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। सभी बच्चे बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए। तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। क्या ख़राब हो गई थी बेटा? दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। क्या बोलती थी? अब्बू आने वाले हैं और उनके लिए चाय बना लो। और उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती कि वो आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं। पर वो हमसे पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बात नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हो। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर हमसे कहते थे कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता बेटा मतलब धीरे धीरे, किसी तरह, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, किसी तरह अम्मी ने खुद को, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम सभी, संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की। उन्हें कुछ ही तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की 1-2 दुकान थी। किसी ने समझा बुझाकर वो 2 दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा, हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। उसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्च भी होता रहा। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से क्या आ चुकी हैं बेटा? तंग आ चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। एक मर्तबा, क्या बोल रहे हैं बेटा? एक मर्तबा की बात है,
जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। किसने बोला? डॉक्टर ने बोला कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपया रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाएं, पर वो ना मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसे ले ही आती थी। क्या ले आती थी बेटा? कहीं न कहीं से पैसे ले ही आती थी। अब मैं क्या कह रहे हैं, अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मुझसे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना भी बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ? अब मैं जीना चाहती हूँ। किसने लिखा है बेटा? किसकी आप बीती है? ये सलमा ने अपने बारे में बताया, जो कि एक सच्ची कहानी है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। आप सभी ये चैप्टर बहुत ध्यान से सुना, समझा। अब हम सभी इसके सवाल जवाब करेंगे। ओके, पहला सवाल है बेटा कि सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी? ठीक जवाब है, सलमा की अम्मी किसी भी सूरत में उसे और अपने आप को जहरीली गैस से बचाना चाहती थी, इसलिए उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीर आबाद की तरफ दौड़ी थी। ओके बेटा, आगे चलते हैं। सेकंड सवाल क्या है? दूसरा सवाल, सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज होती थी? तो जवाब, जब सलमा अम्मी से कहती थी कि अब्बू मर चुके हैं, तो अम्मी सलमा से कहती थी कि ऐसी बातें नहीं किया करते, और अगर सलमा दोबारा यही बात कहती थी तो वो क्या हो जाती थी? नाराज हो जाती थी। तीसरा सवाल क्या है बेटा कि सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों खराब हो गई थी? तो 1984 की सर्दियों में भोपाल में जहरीली गैस का एक बड़ा सानहा रोनमा हुआ था, ठीक, जिसमें सलमा के वालिद खत्म हो गए थे। सलमा बीमार हो गई थी। इन सब हादसात की वजह से सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्या हो गई थी बेटा? खराब हो गई थी। आगे चलते हैं, चौथा सवाल करते हैं। नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत नाजुक है। नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा मेरी हालत यानी सलमा की हालत। डॉक्टर ने सलमा के बारे में बोला कि सलमा की हालत क्या है? नाजुक है और मैं मरने वाली हूँ। अगर इलाज कराना है तो नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च 250 रुपए रोज़ाना होगा और इलाज का खर्च अलग से। लेकिन इनके पास तो पैसे ही नहीं थे बेटा, ये बहुत गरीब थे। जो भी था, इनका गैस त्रासदी में इनके अब्बू के इंतकाल के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो ऐसे में इलाज कराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इनकी अम्मी ने इलाज कराया। ओके, पांचवा सवाल क्या है बेटा कि सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? सलमा ने कई बरस बीमारी की हालत में गुजारे हैं। अब आयुर्वेद की दवाओं से, आयुर्वेद बेटा जो जड़ी बूटियों वाली जो दवाएं होती हैं, कि दवाओं से उसकी हालत ठीक हो रही है। पसलियों का दर्द चला गया, चेहरे की सूजन कम हो गई और गले से खून का रिसना भी बंद हो गया। अब सलमा को पहली मर्तबा ऐसा महसूस हुआ कि वो ठीक हो सकती है, इसलिए वो बहुत खुश रहती है और क्या चाहती है? जीना चाहती है। अच्छा, अब देखिए खाली जगह है। पहला सवाल क्या है? खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरना है। अब ये देखिए कि मेरा गला और आंखें सूज जाती थी। क्या जाती थी? सूज जाती थी। उन्हें दूसरों का क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। ठीक, हमारे पास इतने क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। ये सब सलमा बोल रही है, ठीक है। खाली जगह ये एग्जाम में भी पूछा जाता है बेटा। मेरे पाँव के छाले, यहाँ पे क्या भरेंगे हम? मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। पांचवा क्या है? मैं अब जीना चाहती हूँ।
तो इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे इसे फिल कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा सवाल क्या है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मेक सेंटेंस आप सभी बनाते हो, वाक्य प्रयोग करते हो, वैसे ही उर्दू में बेटा हम सभी जुमले भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे बीमारी, बीमारी वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी थी। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाओ। ठीक है, बीमारी यानी बीमारी की हालत में हमें आराम करना चाहिए, बीमारी की हालत में हमें उम्दा ग़िज़ा लेनी चाहिए। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आराम, आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। छाले, बीमारी की वजह से मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। हादसा, एक हादसे में मेरे दोस्त के सर पर चोट आई। तो आप बेटा ये जो अल्फाज हैं, इससे आप भी अपने तरीके से जुमले बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही लिखिए, आप अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। ठीक है, इलाज, इलाज के लिए उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। सूजन, उसके चेहरे पर सूजन रहती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा ये जो गैस, जहरीली गैस भोपाल में जो इसका सानेहा हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बता दूं, पता होना चाहिए कि क्या था ये। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी सुना होगा भोपाल गैस के बारे में कि जब ये सानेहा, जब ये दुर्घटना, ट्रेजेडी हुई थी तो क्या क्या हुआ था। ये बेटा 1984 में हुआ था, सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में इस गैस का एक बहुत बड़ा सानेहा रुनमा हुआ था। इस सानेहा की जिम्मेदारी यूनान कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद होती थी। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम समझ गया था। सबको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। हज़ारों इंसान, जानवर इस आने में अपनी जानें गंवा बैठे थे। इतनी जहरीली गैस थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो इस गैस की वजह से 1984 में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। ठीक बेटा, और ये बीमारी, जब ये लोगों में बीमारी फैल गई, जहर का असर इतना ज़्यादा हुआ कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये बीमारियां मुंतकिल होने लगी। ठीक है, अपने हक की मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। ठीक, तो आप सब ने बेटा, अगर आप किसी को भी देखना है तो 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी डाल करके गूगल में आप वहाँ पे डाल करके इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, कोई झूठ मूठ का नहीं, बल्कि ये सच्ची दुर्घटना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत परेशानियां उठाई थी, बहुत सी जानें गंवाई थी। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी प्लीज़ इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके अपनी क्लास टीचर को, यानी अपनी सब्जेक्ट टीचर से अपनी कॉपी चेक कराएंगे। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय बेटा।